मैं इंश्योरेंस को इंश्योरेंस नहीं कहता, मैं इसे कवच कहता हूँ। जैसे अगर जंग में कोई आदमी जा रहा है तो ऐसा एक अपना कवच लेकर के जाता है, एक शील्ड लेकर के जाता है। पर्पस इतना ही है कि उसे नहीं मालूम आ रहा है मारने के लिए, है ना, मारने के लिए तलवार की आवश्यकता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज ये शील्ड लेकर के क्यों जाता है? क्योंकि मैं तो मारने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर सामने वाले ने मार दिया तो मेरे को बचने के लिए कुछ चाहिए। तो अचानक आने वाली परिस्थितियों से बचाने के लिए जो चीज होती है उसे कहते हैं कवच। और इसलिए मैं इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ना कह करके हमेशा कवच बोलता हूँ। फिर मैं आऊंगा दूसरे पेज के ऊपर। सर हर आदमी चाहता है, कौन सा आदमी नहीं चाहेगा कि भैया मेरी 2 साल की बेटी 15 साल के बाद जब 17 साल की हो जाएगी तो उसकी हायर एजुकेशन बहुत शानदार होनी चाहिए, उसके लिए मेरे को व्यवस्था करनी चाहिए। कौन सा आदमी नहीं चाहता कि बुढ़ापे में मेरे को अपने बच्चों के ऊपर परावलंबी जीवन ना जीना पड़े, अपने आत्मसम्मान को गिरवी ना रखना पड़े, मुझे और कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए जाना ना पड़े। ये हर इंसान मतलब जो है चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर कि मेरी जिंदगी मस्त रहे, मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, मेरा और अपने परिवार का। लेकिन बोले सर ताज्जुब की बात यह है कि चाहने वाले 100% लोगों में से मात्र 5% लोग ऐसे हैं कि जो चाहत को पूरी कर पाते हैं, बाकी सारे ऐसे 95% लोग कि जो इस चाहत को पूरी नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत सी कहावत है कि नोबडी प्लान्स टू फेल बट फेल्स टू प्लान। कि कोई भी व्यक्ति फेल होने की प्लानिंग कभी नहीं करता। कोई ये प्लानिंग नहीं करता कि 60 साल की उम्र में मेरे को पैसा कैसे ना आए, मैं उसकी प्लानिंग करूं। कोई ये प्लानिंग नहीं करता कि मेरी बेटी की शादी में मेरे पास में पैसों की दिक्कत होनी चाहिए, मैं ऐसी प्लानिंग करता हूँ। कोई आदमी ये प्लानिंग नहीं करता कि 60 साल की उम्र के बाद में मेरे को हर महीने पैसा कैसे नहीं आएगा, मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ। बोले सर फेल होने की कोई प्लानिंग नहीं करता, लेकिन फिर भी आदमियों के साथ में ये सारी समस्याएं होती क्यों है? सिर्फ इस वजह से होती है कि जवानी के टाइम पे जब उनको प्लानिंग करनी थी, उस समय पर प्लानिंग करने में वो फेल हुए, इस वजह से उनको भविष्य में दिक्कतें आती है। तो लोग एक गलती करते हैं। 95% लोग जो इस प्लानिंग को नहीं कर पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो वर्तमान में जी। ये उस मानसिकता के लोग हैं कि जिनका मानना ये है कि फ्यूचर के बारे में इतना क्या सोचना, वर्तमान में जियो, है ना, क्या लेके आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, है ना, खाओ पियो और ऐश करो, इस मानसिकता के ये लोग हैं, है ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भविष्य का विचार और आर्थिक प्रयोजन वर्तमान में ना किया जाए तो भविष्य में विचार नहीं, चिंता करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों की शादी का या अपने बच्चों के एजुकेशन का या अपने बुढ़ापे का, भविष्य का विचार अभी से नहीं करेगा तो भविष्य में क्या होगा? विचार करने का टाइम तो निकल गया, तो भविष्य में उसको मात्र चिंता करनी है। तो 3 चीजों पे हमें विचार करना चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड मनी टू सेटिस्फाई एवरी गुड, बैड, सोशल, एजुकेशनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ग्लोरियस पर्पस ऑफ आवर लाइफ। बोले तो हमारी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य होगा, चाहे वो अच्छा होगा या बुरा होगा, सामाजिक होगा या शैक्षणिक होगा, भावनात्मक होगा या आध्यात्मिक होगा, या भौतिक पर्पस भी अगर होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? सर पैसा है ना। हर आदमी के उद्देश्य होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर, उसके उद्देश्य होते हैं वेल्थ क्रिएशन को लेकर के, कि मैं भविष्य में ऐसी संपत्ति बनाना चाहता हूँ। उद्देश्य होते हैं, लेकिन उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होगा क्या? उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक ही चीज करनी पड़ती है कि पैसों को बचाना पड़ता है, पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। लेकिन इन सारे उद्देश्यों का सॉल्यूशन जो है, पर्पस के सामने सॉल्यूशन जो है, थोड़ा सा उस बारे में समझते हैं कि कौन से उद्देश्य के लिए किन प्रकार के सॉल्यूशंस को हमें अपनाना चाहिए। पहली चीज क्या है सर? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विशेस एंड ड्रीम्स। मेरी जो मतलब 5 साल की, अगले 5 साल की, अगले 10 साल की, अगले 15 साल की कुछ इच्छाएं है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मिसाल के तौर पर अगले 5 साल में मैं कार खरीदना चाहता हूँ, अगले 10 साल के बाद में मैं यूरोप का टूर करना चाहता हूँ, अगले 15 साल के बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कम से कम 10-15 तोला सोना हो, है ना, वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है अनसर्टेन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना। हमें ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जहां पर ग्रोथ एग्रेसिव है, हाँ, लेकिन कैपिटल अनिश्चित है, लेकिन इच्छाओं के लिए उस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा रहता है सर आदमी की कंपल्सरी प्रेजेंट नीड्स। कंपल्सरी प्रेजेंट नीड्स के लिए मेरे लिए जरूरी क्या है? तो रेगुलर इनकम। बोले सर ज्यादातर लोग जो है वो इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि अपनी जरूरतें सेटिस्फाई हो गई, अपना रोटी कपड़ा मकान चल रहा है, और इच्छाओं के लिए मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी चीज है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और उन चीजों के बारे में नहीं सोचने की वजह से, विचार नहीं करने की वजह से उनको भविष्य में उन्हीं चीजों को लेकर के चिंता का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो परिस्थितियां वो कौन सी चीज है? उसे कहते हैं सर कंपल्सरी फ्यूचर नीड्स। कंपल्सरी फ्यूचर नीड्स का मतलब यह है कि हमारे जीवन की ऐसी जरूरत है कि जिनका 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया
हमारे जीवन की ऐसी जरूरत है कि जिनके बारे में मैं आज विचार करूंगा कि नहीं करूंगा, एक निश्चित समय पर वो जरूरत मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे घर में 2 साल की बेटी है, 15 साल के बाद वो 17 साल की तैयार हो जाएगी और अपने हाथ में मार्कशीट लेकर के खड़ी हो जाएगी कि पिताजी अब मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये करना है, वो करना है ना। तो मेरे को आज मालूम है कि 15 साल के बाद में वो जरूरत खड़ी होने ही वाली है। चाहे मैं सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा, 15 साल के बाद एक निश्चित समय पर वो जरूरत सामने आके खड़ी हो जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जब वो जरूरत खड़ी होगी तो मेरे पास में पैसे होंगे कि नहीं होंगे, मुझे उस जरूरत को पूरा करना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी अपनी मार्कशीट लेकर के मेरे सामने खड़ी हो गई तो मुझे उस जरूरत को पूरा करना है। अगर मेरे पास में पैसे होंगे तो मैं अपने बैंक में से निकाल करके दूंगा, अगर नहीं होंगे तो मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा और लोन लेकर के भी या तो पर्सनल लोन लेकर के भी मेरे को उस जरूरत को पूरा करना है। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जब वो जरूरत खड़ी होगी उस समय पर अगर मैं नहीं हूं तो भी वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। तो सर कंपल्सरी फ्यूचर नीड हमारे जीवन की वो जरूरत है कि जिनके बारे में मैं सोचूं कि ना सोचूं, एक निश्चित समय पर वो जरूरत पैदा होने वाली है। मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, वो जरूरत पूरी करनी ही पड़ेगी। और उस समय पर मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, फिर भी वो जरूरत पूरी होनी ही चाहिए। ऐसी जितनी भी जरूरत है हमारी जिंदगी में, उन जरूरतों को पूरा इसे कहते हैं कंपल्सरी फ्यूचर नीड्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है सर? कंपल्सरी फ्यूचर नीड्स के लिए जरूरी है कि एक इंसान को वर्तमान में कंपल्सरी सेविंग्स इन प्रेजेंट टू क्रिएट गारंटेड फंड इन फ्यूचर, है ना। अगर फ्यूचर में मेरे को मालूम है कि इतने साल के बाद मेरे को इतना पैसा चाहिए ही होगा, तो वर्तमान में मुझे कंपल्सरी मेरे को एक आदत डालनी पड़ेगी सेविंग करने की। और ज्यादातर लोग ये नहीं करते। ज्यादातर लोग सर इस सूत्र पे चलते हैं कि अपनी इनकम में से पहले खर्चे कर डालो और अगर बाद में कुछ बचता है तो बचाओ। लेकिन इस चीज के लिए, कंपल्सरी फ्यूचर नीड्स के लिए जो सूत्र है वो ये है कि अपने इनकम में से पहले पैसा बचाओ और बाद में जो बचता है उसको खर्च करो। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स के सिद्धांत पर चलने वाला आदमी भविष्य का खुशीराम रहता है, और इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस के फॉर्मूला पर चलने वाला आदमी भविष्य का सुखीराम बनता है। आइए नजर डालते हैं कि हमारी जिंदगी की कंपल्सरी फ्यूचर नीड्स कौन सी है। तो सर किसी भी इंसान के लिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, एक परिवार के मुखिया के लिए ये कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन की कंपल्सरी फ्यूचर नीड है। जैसे चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, मेरे घर में जो बच्चे उनकी हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि आज के जमाने में, है ना, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस क्या बोलते हैं, स्पर्धात्मक दुनिया के अंदर अगर हम अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए अपनी करियर को बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरा आता है चाइल्ड्स मैरिज। हम सर जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर बच्चों की शादी भी हमें बड़े धामधूम से करनी पड़ती है ना, तो वो भी मेरे जीवन की कंपल्सरी फ्यूचर नीड है। तीसरी चीज है रिटायरमेंट फंड। आज मैं अगर 30-35 साल का आदमी हूँ, मेरे को मालूम है 25 साल के बाद में मैं 60 साल का हो जाऊंगा। उस समय पर मेरी नौकरी मेरे हाथ में नहीं रहेगी, मेरी इनकम बंद हो जाएगी, मेरी आय बंद हो गई लेकिन सांस चालू है। तो बिना आय के चालू सांसों को चालू रखने के लिए मेरे को रिटायरमेंट फंड चाहिए। साथ ही साथ मेरे को पेंशन भी चाहिए कि एक बार आया हुआ फंड जो है, हो सकता है मैं मतलब इधर उधर कहीं भी क्या बोलते हैं ना, बच्चों के पीछे मेरा खत्म भी हो जाए, लेकिन मेरे को एक रेगुलर पेंशन चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं जितना कमा रहा हूँ उतना 100% मेरे को उस जमाने में मिले, लेकिन एटलीस्ट उस जमाने में मेरे को अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। मेरे को उनसे बार बार, जिस औलाद की जेब में कॉलेज का आने जाने के टाइम पे बिना पूछे मैं 100 रुपए डाल दिया करता था, उस बच्चे से अपनी 60-65 साल की उम्र में अपना चश्मा रिपेयर कराने के लिए मेरे को 100-150 रुपया मांगना ना पड़े। अगर मैं ऐसी लाचार भरी परिस्थिति में नहीं आना चाहता हूँ तो मेरे को पेंशन चाहिए। पांचवी सर मेरी जिम्मेदारी क्या रहती है कंपल्सरी फ्यूचर नीड? रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, है ना। हम सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कर्जे किए होते हैं, चाहे बैंक से लोन लिया होता है, चाहे पर्सनल फाइनेंस कंपनी से हमने लोन, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से हमने लोन लिया रहता है, चाहे हमने इधर उधर से कोई लिया है, हमारा क्रेडिट कार्ड है ना, हमने घर लोन पे लिया हुआ है, हमने गाड़ी लोन पे ली हुई है, हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें है ना, वो सारी चीजें लोन पे है। तो इस लायबिलिटी को पूरा करना, दैट इज ऑल्सो माई कंपल्सरी फ्यूचर। क्योंकि अगर ये लायबिलिटी पूरा किए बगैर, इससे पहले मेरे को कुछ हो गया तो ये सारी चीजें हाथों से मेरे परिवार के निकल जाएगी। ठीक है। और एक चीज सर, लाइफ ऑफ बिलोंगिंग्स इन योर एब्सेंस। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार का जीवन लगातार चलना चाहिए। एक जानवर और इंसान में जो फर्क है वो यही है कि जानवर मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, एक कुत्ता नहीं सोचता सर कि मेरे बाद मेरी कुतिया का या तो मेरे पिल्लों का क्या होगा, लेकिन एक इंसान सोचता है कि मैं रहूं कि ना रहूं। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मेरा परिवार मेरी मौजूदगी में ही इस प्रकार का जीवन जिए, मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि कल उठ के मेरे कुछ हो जाता है
तो मेरे बाद भी मेरे परिवार का ये जीवन इसी प्रकार से स्मूथली चलते रहे। और एक चीज होती है सर, सेफ्टी ऑफ लेगेसी। आपने कई बार देखा होगा कि एक परिवार के मुखिया, कमाने वाले मुखिया के ना रहने के बाद परिवार को अपना जीवन चलाने के लिए जो लेगेसी उसने बिल्ड करी होती है, मुखिया ने वेल्थ जो क्रिएट करी होती है, मतलब कि गोल्ड लिया हुआ है, कोई एक आध दुकान लेकर के रखी हुई है, कोई एक एक्स्ट्रा घर लेकर के रखा हुआ है, कोई 5 एकड़ या 2 एकड़ जमीन लेकर के रखी हुई है। परिवार के लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए उन लेगेसी को, उन वेल्थ को बेचना पड़ता। तो मेरी बनाई हुई चीजों की सुरक्षा करना, ये भी मेरी कंपलसरी फ्यूचर निर्णय है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल इलनेस। ईश्वर ना करे कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटती है एंड ऐसी बीमारी जिसे क्रिटिकल कहा जाता है, जिसे भयानक कहा जाता है, अगर मुझे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है तो मेरे पास में एक आर्थिक व्यवस्था होनी। ये सारी चीजें सर हमारी कंपलसरी फ्यूचर निर्णय। लोग गाड़ी के बारे में सोचते हैं, घोड़े के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, छुट्टियों के बारे में सोचते हैं, अपना महीना चलाने के बारे में सोचते हैं। मतलब आदमी सिर्फ वर्तमान की जरूरतों के बारे में और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है। सर ये जरूरत है, ये भविष्य की वो जरूरतें हैं कि जिसे ना सोचने पर भी वो जरूरतें हमारे सामने आके खड़े हुए। अब इन चीजों को प्लान करने के लिए हमारे पास में सर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 2 प्रकार के प्रोडक्ट है ना। एक को कहा जाता है सेविंग्स का प्रोडक्ट और दूसरे को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट का। सेविंग्स के प्रोडक्ट की सर विशेषता ये है कि इसमें जो है रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन इसमें कैपिटल गारंटेड रहता है। इसमें 100 का 114 नहीं होता, 100 का 118 नहीं होता, लेकिन 100 का 99 कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इसमें जो रिटर्न आता है वो 4% से लेकर के 8-10% की रेंज में आता है। अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग गारंटी रहती है। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई का दर बढ़ता है हर साल 6%, 6.5%, 7%, वो उसमें कवर हो जाता है। इसमें सर कमाने को नहीं मिलता, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो आपका सुरक्षित रहता है। इसके सामने दूसरा प्रोडक्ट है सर इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट की सर खूबसूरती ये है कि इसमें कमाने को मिलता है, इसमें रिटर्न और प्रॉफिट भी मिलता है। क्योंकि इसमें जो है 100 का 112 भी होता है, 100 का 114 भी होता है। अगर मैं 7-7.5% अगर मैं इन्फ्लेशन का निकाल भी दूं तो भी मेरे को 4-4.5% रिटर्न आता है, 5% रिटर्न आता है, प्रॉफिट आता है। लेकिन इसमें एक जो बात यह है कि इसमें एक स्टार लगा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जितने भी प्रोडक्ट है वो मार्केट से रिलेटेड है, इक्विटी मार्केट से रिलेटेड। तो इसमें गड़बड़ ये भी है कि जैसे 100 का 114 हो सकता है तो इसमें 100 का 90 भी हो सकता है, 100 का 80 भी हो सकता है और 100 का 50 भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट गलत है। तो गलती ये करते हैं कि इन दोनों की कंपैरिजन करती है। दोनों अलग अलग चीजें, अगर एक सेब है तो दूसरा केला है ना। सेब और केले की कंपैरिजन नहीं की जाती, क्योंकि सेब में से विटामिन मिलता है, केले में से कैल्शियम मिलता है। लेकिन लोग बेवकूफी क्या करते हैं, इसकी कंपैरिजन करते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है कि ये अच्छा है। हमने 3 प्रकार की पर्पस देखे थे हमारी जिंदगी के। पहला पर्पस क्या था, हमारे भविष्य की इच्छाएं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विशेस एंड ड्रीम्स। अगले 5 साल की इच्छा, अगले 7 साल की इच्छा, अगले 10 साल की इच्छा, अगले 15 साल की इच्छाएं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में जाना है। और दूसरा हमने देखा था लास्ट में कंपलसरी फ्यूचर नीड्स, कि निश्चित समय पर मेरे को निश्चित पैसा चाहिए। उसमें मतलब मैं इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकता, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा नहीं। अगर मार्केट वैसा रहा तो ऐसा आएगा, वैसा भी नहीं था। मेरे को गारंटी है कि मेरी 2 साल की बेटी 15 साल के बाद 17 की हो जाएगी, उसके इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए होगा, तो 15 साल के बाद मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। अगर इस चीज की अरेंजमेंट के लिए कोई आदमी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में चला जाए, म्यूचुअल फंड या तो SIP में, और उस समय पर मार्केट डाउन होने की वजह से 10 लाख की जगह 6 लाख रुपया आ रहा है, तो वो बोल नहीं पाएगा अपनी बेटी को कि बेटा अभी मार्केट डाउन होने की वजह से पैसा इतना कम आ रहा है, तो अपन 4 साल के बाद इंजीनियरिंग कर लेंगे या 2 साल के बाद कर लेंगे, या तो तुम इंजीनियरिंग छोड़ करके BSc कर लो, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए जहां पर मैं उद्देश्य को बदल नहीं सकता, जहां मैं उद्देश्य के समय को नहीं बदल सकता, टाइमिंग को नहीं बदल सकता कि 15 साल के बाद इस उद्देश्य के लिए इतना पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब पैसा फिक्स है, उद्देश्य फिक्स है और समय फिक्स है। ऐसा कितना, 10 लाख उद्देश्य का, बेटी का एजुकेशन, और समय कितना है, 15 साल। तो ये तीनों चीजें फिक्स है और इन्हें बदल नहीं सकता मैं इनको। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेविंग्स के प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग्स के प्रोडक्ट की खास बात क्या है सर, सेविंग्स के प्रोडक्ट की खास बात यह है कि उसमें पैसा डालने के टाइम पे पता चल जाता है कि मेरे को इतना पैसा कम से कम आएगा ही आएगा। और इन्वेस्टमेंट की खास बात क्या है सर, इन्वेस्टमेंट में ये बताया जाता है कि इतना पैसा आ सकता है। दोनों के शब्दों को सर आप ध्यान से सुनेंगे
तो आपको पता चलेगा कि किन चीजों के लिए किस में पैसा डालना है। सेविंग्स के शब्द क्या है कि इतने समय के बाद इतना पैसा आएगा ही आएगा, और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में बताया जाता है कि इतने समय के बाद इतना पैसा आ सकता है। तो मेरे जीवन की इच्छाओं के लिए मैं आ सकता है वाले प्रोडक्ट में जाऊंगा, और मेरे जीवन की भविष्य की जरूरतों के लिए मैं आएगा ही इन प्रोडक्ट्स में मुझे जाना चाहिए। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं आपके जीवन की कंपलसरी फ्यूचर नीड्स के बारे में। तो मैं सेविंग्स के बारे में बात करूं। इस सेविंग्स के बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे एफडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेविंग, आरडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेविंग, पोस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस में सर एंडोमेंट, मनी बैक और होल लाइफ जो पॉलिसीज आते हैं वो जो है वो सेविंग्स के प्रोडक्ट है कि जिसमें निश्चित समय पर निश्चित पैसा आता ही आता है। लेकिन इसमें सर एक चीज और समझिए कि आज के जमाने में जब अब रेपो रेट भी इतना डाउन हो गया, बैंकों में एफडी के रेट डाउन हो गए, आरडी के भी रेट डाउन हो गए, पोस्ट के रेट भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो आज के जमाने में ना कि सिर्फ रेट की कंसर्न है, क्यों आज के जमाने में सेविंग्स के सारे प्रोडक्ट में लाइफ इंश्योरेंस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सेविंग्स के जितने भी प्रोडक्ट है वो मेरी मौजूदगी में ही मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। एक मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति ये प्लान करता है कि मैं हर साल अपना 10-10 हजार रुपए का एक एफडी करवाता रहूंगा, तो मेरे को 15 साल के बाद इतना पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, अगले 15 साल तक उसका हर साल 10,000 रुपए की एफडी कराने के लिए जिंदा होना जरूरी है। अगर एक आदमी ये करता है कि मैं हर महीने इतनी आरडी करूंगा, तो हर महीने उतनी आरडी करने के लिए उसका जीवित होना जरूरी है। अगर कोई आदमी ये बोलता है कि हर महीने में पोस्ट में इतना पैसा डालूंगा, तब जाकर के 15-20 साल के बाद में इतना पैसा होने ही वाला है, मैं मानता हूं, लेकिन कंडीशन क्या हुई कि 20 साल तक हर महीने वो पोस्ट में पैसा डालने के लिए मेरा होना जरूरी है। लेकिन सर लाइफ इंश्योरेंस की सबसे खूबसूरत बात क्या है मालूम है, लाइफ इंश्योरेंस हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा है कि जैसे ही अगर मैंने 15 साल के लिए कोई पॉलिसी ली, मैंने पहले साल पैसा डाला, तो मेरे एक बार पैसा डालने के टाइम पे ही इंश्योरेंस कंपनी मेरे को वादा कर देती है कि बॉस अभी आपको 15 साल डालना है, लेकिन ईश्वर ना करे अगले 14 साल के भीतर यदि आपको कुछ हो जाता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा कि 15 साल के बाद जो देने का हमने वादा किया है वो पैसा आपके परिवार को मिलेगा और अवश्य। और इसीलिए सर जो हमें समझने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस हम फायदे के लिए नहीं लेते। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस में रिटर्न कम आता है, कई सारे लोग बोलते हैं सर इंश्योरेंस में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन इसका पर्पज अलग है। और मैं तो सर कई बार लोगों को मजाक में बोलता भी कि इंश्योरेंस में जो रिटर्न आता है वो रिटर्न मतलब किसी भी प्रोडक्ट में नहीं आता। इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा रिटर्न तब आता है जब सुबह गया हुआ शाम को रिटर्न नहीं आता। बोले एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया, 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए उसने मान लीजिए कि 50,000 रुपए का प्रीमियम डिसाइड हुआ, और वो भी वो महीने के हिसाब से दे रहा है, तो एक महीने का 4,000 रुपया होगा। उसने 2 महीने का 8,000 रुपए का प्रीमियम दिया, और मान लो कि 2 महीना उसने आरडी करी या 2 महीना उसने एसआईपी करी, वहां पर की 8,000 रुपए ना करे उस आदमी की डेथ हो जाती, तो जो 2 महीना उसने 4,000 रुपया एसआईपी में भरा था उससे कितना पैसा आएगा? 2 महीना जो उसने 4,000 रुपया आरडी में डाला था उससे कितना पैसा आएगा? और 2 महीने का जो 8,000 रुपया उसने इंश्योरेंस में दिया था उससे कितना पैसा? बोले सर उस 8,000 के सामने 8,000 भी शायद नहीं आए। इस 8,000 के सामने सिर्फ 8,000 आएगा आरडी में, और इस 8,000 के सामने 10 लाख रुपया। अब आप इसमें रिटर्न की कंपैरिजन क्या करोगे? लेकिन फिर भी मैं इसे रिटर्न नहीं कहता, क्योंकि सुबह गया हुआ अगर शाम को रिटर्न नहीं आता तभी ये रिटर्न। लेकिन सर प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, इंश्योरेंस फायदे के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस नुकसान से बचने के लिए होता है। और कौन से नुकसान से? कि मानव जीवन की 2 संभावनाएं होती है, या तो मेरी आयु छोटी होगी या तो मेरी आयु लंबी होगी। या तो मैं रिटायरमेंट से पहले खत्म हो जाऊंगा या तो मैं रिटायरमेंट के बाद भी लंबा तक जीऊंगा। इन दोनों परिस्थितियों में अगर मेरी आयु छोटी है, मुझे चाहिए क्या कि मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार को कहीं पर हाथ नहीं फैलाना, उनको एक क्षण भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये आदमी शारीरिक रूप से तो इस परिवार से खत्म हो गया, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी खत्म हो गया। ये महसूस नहीं होना। मैं शारीरिक रूप से नहीं हूं उस परिवार में, लेकिन मेरी आर्थिक मौजूदगी हमेशा बनी रहेगी, मेरी फाइनेंशियल प्रेजेंस हमेशा बनी रहेगी। तो अगर मेरी आयु छोटी है तो मुझे ये व्यवस्था करने के लिए इंश्योरेंस, और यदि मेरी आयु लंबी है तो एक उम्र के बाद में जब मेरी
आय बंद हो गई और सांस चालू, उन चालू सांसों को चालू भी तो रखना है, आत्मसम्मान के साथ में चालू रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके रखना है, लोगों के सामने हाथ नहीं करना और बुढ़ापे में भी नौकरियों की तलाश में घूमना नहीं है। इसके लिए भी सब लाइफ तो हर इंसान के पास में ये होना ही चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है सर कि कितना होना चाहिए, कि हर इंसान की अपनी एक अलग अलग कीमत होती है। जैसे गाड़ियों की अलग अलग कीमत होती है, हर घर की अपनी कीमत होती है, वैसे हर इंसान की कीमत होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। एक इंसान की कीमत कितनी है सर, उसके लिए दो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। पहली चीज हमारे जीवन की कंपलसरी फ्यूचर नीड। पहला आप ये ले लीजिए, आप काउंट करिए, हम काउंट करते हैं अभी कि अगले 15 साल के बाद मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, उसके 20 साल के बाद उसकी शादी के लिए कितना चाहिए होगा, उसके 30 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट फंड कितनी होनी चाहिए और 30 साल के बाद मेरे को पेंशन कितना आना चाहिए। ये सारी जो चीजें आती है वो हमारे जीवन की कंपलसरी फ्यूचर नीड में आती है। और दूसरा अपन उसमें क्या काउंट करेंगे कि मेरे कर्ज कितने, मेरे कर्ज कितने, ऐसे कितने कर्ज है कि जो मेरे ना रहने के बाद भी मेरे परिवार को चुकाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं चुकाएंगे तो कई सारी चीजें उनके जीवन में हाथों से निकल जाएंगी। तो ये आती है मेरी कंपलसरी फ्यूचर नीड में। और उसमें हम जोड़ेंगे अपना रिस्क कवर। रिस्क कवर मतलब जो हमने आगे देखा, मेरे लोगों का मेरे ना रहने के बाद सर्वाइवल के लिए जो पैसा चाहिए उसे कहते हैं सर्वाइवल फंड ऑफ माई बिलोंगिंग्स, तो उसे कहते हैं रिस्क कवर। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ईयरली एक्सपेंसेस, एक परिवार का जो ईयरली एक्सपेंसेस में सर क्या डालना है, बेसिक नीड ऑफ अवर फैमिली। कि अगर मेरा परिवार 20,000 रुपए में चल रहा है तो ईयरली कितना हुआ, 2,40,000, 2,40,000 इंटू 12, ये जो टोटल आएगा और कंपलसरी फ्यूचर नीड का जो टोटल आएगा, इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगी एक इंसान की टोटल कीमत। और बोले सर ये मतलब अभी मैं आपको काउंट करके देना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतनी बातें समझने के लिए जो समय दिया, आपने इतनी बातों को सुना और मैं देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंगली, बहुत ध्यान से सुना। तो मैं आपका सबसे पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए, अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए मुझे बात करने का मौका दिया। मैं इस तरीके से